सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी पॉलिटी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने पहले चैप्टर को यानी भारत के इतिहास की राज व्यवस्था क्या होती है, राज व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में बता दिया। आज हमारे दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारत की संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जिस प्यारे दोस्त ने वो क्लास नहीं देखी, उस क्लास को अवश्य देख ले। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है जिसका नाम है भारत की संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है भारत की संवैधानिक इतिहास। इसके बारे में आज हम जानेंगे, यानी कि हमारी क्लास नंबर 2 है। 1773 से लेके 1935 तक जो भारत का संवैधानिक इतिहास रहा है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्यारे दोस्त पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और नोटबुक लेके बैठ जाइए, उसमें नोट करते रहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि संविधान कैसे बना, क्यों बना। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो लगभग दोस्तों लगभग सन 1400 की बात है, सन 1400 ईस्वी की बात है, जब भारत के और यूरोप में ये अपना देश भारत बना लेंगे। इसको ये अपना देश भारत है और यहाँ अपने देश भारत से यूरोप के लिए मसाले भेजे जाते थे। सन 1400 ईस्वी तक सड़क के सहारे यहाँ तक क्या भेजे जाते थे, मसाले भेजे जाते थे। यूरोप को मसाले क्यों भेजे जाते थे? क्योंकि यूरोप के जो लोग थे वो क्या थे, वो मांसाहारी थे। वो क्या खाते थे? मांस खाते थे। मतलब 99% लोग जो थे वो मांस खाते थे, तो उनको मांस को प्रिजर्व करने के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। तुर्की जो है वो यूरोप के मार्ग को जोड़ता था। इस पे एक ओटोमन साम्राज्य का उदय हुआ। क्या हुआ दोस्तों? ओटोमन साम्राज्य का उदय हुआ। तो आप जानिए, ओटोमन साम्राज्य का उदय हुआ और उन्होंने कुस्तुनिया वाले इलाके पर टैक्स बढ़ा दिया। कुस्तुनिया वाला इलाका वो था जहाँ से ये मसाले होके जाते थे। उसमें क्या कर दिया, उसमें बहुत सारा इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। अब मसाले यूरोप जाते थे इस रास्ते, तो यूरोप जाते थे तो वो महंगे हो गए। वो टैक्स बढ़ा देंगे तो बहुत महंगे हो गए। तो यूरोप, ऐसा कहा जाता है, यूरोप में बहुत सारे विद्वान रहते थे, वो अलग अलग जगह चले गए। जब यहाँ से टैक्स बढ़ गया और इनको आक्रमण हो गया तो वो यहाँ से अलग अलग चले गए। कुछ लोग यूरोप में चले गए, कुछ लोग इटली में चले गए, कुछ लोग स्पेन में चले गए, मतलब कुछ लोग पुर्तगाल में चले गए। सब लोग अलग अलग रहने चले गए, तो सब लोग चले गए। अब वो आपस में मिलने लगे, कुछ समय बाद वो आपस में मिलने लगे। अब आपस में मिलने लगे तो विद्वानों का काम क्या होता है? विद्वानों का काम होता है नई नई चीजों को खोज करना। पहले इनके पास समुद्र मार्ग के लिए क्या नहीं थे? जहाज नहीं थे। तो अब इन्होंने सबने मिल के बड़े बड़े जहाज बनाए। क्या बनाए दोस्तों? बड़े बड़े जहाज बनाने लगे। तो जहाज बन गए, अब उसके लिए तो रास्ता खुल गया, क्योंकि जहाज बन गए तो रास्ता, समुद्र के सारे रास्ते जाने के लिए तो रास्ते मिल गए, जहाज बन गए। इसी समय दोस्तों कंपास जो आप देखते हैं ना, नॉर्थ साउथ, उसको बताता है। कंपास की क्या हुई? कंपास की खोज हो गई। कंपास का क्या हो गया? कंपास का आविष्कार हो गया। कंपास का आविष्कार किसने किया था? यूरोप को लोगों ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। कंपास की खोज हो गई। अब कंपास की खोज हो गई तो उनके पास क्या है? जहाज भी है, कंपास भी है, जिससे वो पता लगा सकते हैं कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। ठीक है दोस्तों, अब उनके पास ये सब चीज हो गई। उनमें से एक स्पेन का यात्री भारत की खोज के लिए निकला। बताइए जरा दोस्तों, कौन था वो? तो दोस्तों कोलंबस था जो भारत की यात्रा के लिए निकला। कोलंबस भारत की यात्रा के लिए निकला और उसने किसकी खोज कर दी? उसने कर दी अमेरिका की खोज। किसकी खोज कर दी? उसने कर दी अमेरिका की खोज। तो कोलंबस तो फेल हो गया भारत की खोज करने में। लेकिन उसके बाद सन 1498 में पुर्तगाल से कौन निकला? पुर्तगाल से बताइए जरा दोस्तों, पुर्तगाल से कौन निकला था? पुर्तगाल से निकला था वास्को दा गामा। कौन निकला था? वास्को दा गामा निकला था पुर्तगाल से सन 1498 में। तो पुर्तगाल से निकला था उसने। यहाँ से एक अफ्रीका देश है, यहाँ से केप हॉप टाउन से लेके एक गुजराती यात्री के साथ यहाँ पे केरल के कोच्चि में आ गया। उसने किसकी खोज कर ली? उसने भारत की खोज कर ली। ठीक है दोस्तों, बाकी कहा जाता है दोस्तों, ऐसा जितना ये पैसा लेके आया था उसका लगभग 60 गुना प्रॉफिट क्या करके ले गया था दोस्तों? लगभग 60 गुना प्रॉफिट करके पुर्तगाल ले गया था। पुर्तगाल के राजा ने कहा
क्या कहा, पुर्तगाल के राजा ने कहा कि आप एक कंपनी बनाइए। क्या बनाइए, जब इतना प्रॉफिट करके ले गया तो वहां के लोगों ने कहा कि हम भी जाएंगे, हमें भी प्रॉफिट करना है। तो पुर्तगाल के राजा ने कहा कि आप एक कंपनी बनाइए और वहां पे ले जाइए, आप वहां पे व्यापार कीजिए। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल की कंपनी बनी, पुर्तगाल ने कंपनी बना ली। तो अब कोई पड़ोसी बिना प्रॉफिट, जब कोई इतना प्रॉफिट कर रहा है और कोई देखे तो वो शांत तो रहेगा नहीं। बाकी और लोगों ने भी अपनी कंपनी बनाई, फ्रांस ने बनाई, ब्रिटिश ने बनाई, डच ने बनाई, बाकी डेनिश ने बनाई, और सभी ने भी अपनी कंपनी बनाई, और इसी क्रम में वो सब भारत आते गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसकी भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कि कैसे कैसे इसके बारे में शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किस क्रम में ये कंपनियां भारत आई। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, पुर्तगाल कंपनी आई। पुर्तगाल से कौन सी कंपनी आई, एस्टो द इंडिया, एस्टो द इंडिया। कौन सी आई, एस्टो द इंडिया, सन 1498 में। कब आई, सन 1498 में। कंपनियों का आप सन भी याद रखिएगा और इनके नाम भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सबसे पहले भारत में आई, तो आप इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलाने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटेन कंपनी। ब्रिटेन कंपनी सन 1600 ईस्वी में बनी और इसका नाम क्या था, इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए, क्योंकि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ बहुत लंबा रिश्ता रहा था। ठीक है दोस्तों, डच नीदरलैंड की कंपनी है जो सन 1602 में बनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है दोस्तों, डच भारत आए थे सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डेनिश। डेनिश कंपनी बनी थी सन 1616 में और जिसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी और कंपनी आई थी जो इंपोर्टेंट नहीं है, पर जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट थी फ्रांस। फ्रांस की कंपनी आई थी सन 1664 में, बनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, पुर्तगाल से आई, एस्टो द इंडिया कंपनी आई सन 1498 में। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन से कौन सी आई, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। डच नीदरलैंड से कौन सी बनी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ठीक है दोस्तों, फिर डेनिश से कौन सी बनी, डेनिश से बनी सन 1600 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांस की बनी सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, इन कंपनियों का आप क्रम याद रखेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इस क्रम में हुआ था, क्योंकि आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी, मिलान कीजिए, सबसे पहले आई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपसे ऐसे पूछ सकता है, देश की है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत ज्यादा इन्होंने समय तक रहे थे इंडिया में और हमको ये इंपोर्टेंट थे, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद नहीं रखेंगे, बस 1600 याद रख लीजिए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा हुई थी दोस्तों, तो ब्रिटेन लंदन में हुई, जॉन वट व जॉर्ज वाइट द्वारा स्थापित हुई थी। जब इस कंपनी की स्थापित हो गई थी तो इसके लिए क्या चाहिए, कंपनी चलाने के लिए क्या चाहिए, कंपनी चलाने के लिए एक चार्टर चाहिए, एक नियम चाहिए कि हम कहाँ पे अपना व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन चाहिए। तो एलिजाबेथ प्रथम ने, जो वहां की मानी थी, एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष का चार्टर दिया। क्या दिया, 15 वर्ष का चार्टर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि आप इंडिया के साथ आपके अलावा ब्रिटेन से कोई और कंपनी व्यापार नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। 23 सन 1757 को जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई, अपना व्यापार करने लगी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार तो शुरू कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले जो सोच थी वो अलग थी, और अब जो आगे बढ़ के उनकी सोच हो जाएगी वो अलग हो जाएगी। देखिए कैसे कैसे बदलेगी। सन 23 जून 1757 को एक प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों, एक प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला लड़ाई करते हैं। अब इस लड़ाई के बाद कौन जीत जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस लड़ाई को जीत जाती है। इस लड़ाई को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का किस पे, बंगाल पे शासन हो जाता है। बंगाल पे शासन हो जाता है। बंगाल पे शासन हो जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मीर जाफर को अपना वो बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं, जो कि एक पपेट नवाब होता है। क्या होता है, जो कि एक पपेट नवाब होता है। ठीक है दोस्तों, इस पृष्ठभूमि को आप याद रखेंगे। सन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किसने की, लंदन में जॉन वाट व जॉर्ज वाइट द्वारा
स्थापित हुई। कंपनी को चलाने के लिए एक चार्टर चाहिए, जो किसने दिया? एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष का चार्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को दिया। ठीक है दोस्तों, सन 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जो कि एक पपेट नवाब था। ठीक है दोस्तों, अभी लेकिन इसके बाद लोगों को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पे राज करेगी, लेकिन अभी एक निर्णायक युद्ध होना बाकी था। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंप्लीट भारत पे राज कर लिया, जो एक 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ, ये आप डेट याद रखिएगा, ये युद्ध पूछे जाते। प्लासी का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर कहाँ पर है दोस्तों? बक्सर बिहार में है। और प्लासी कहाँ पर है? प्लासी पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी याद रखेंगे और इनकी डेट अवश्य याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो वर्सेस संयुक्त सेना। भारत की तरफ से कौन लड़ रहे थे? भारत की तरफ से लड़ रहे थे संयुक्त सेना। संयुक्त सेना में कौन कौन थे? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। ठीक है दोस्तों, और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन थे संयुक्त सेना की तरफ से। इसमें कौन ने जीता? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और संयुक्त सेना हार गई। इस संयुक्त सेना के हारने के बाद पूरे भारत पे लगभग कई जगह भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हो गया। बंगाल पे, मुंबई पे और मद्रास पे कई जगह भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। इस युद्ध को हारने के बाद सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। क्या हुई दोस्तों? सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और वह बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया। क्या हो गया दोस्तों? बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया। और भारत के प्रथम पेंशनर कौन बने? इसके बाद कहा गया कि मुगल शासक जो थे शाह आलम द्वितीय, उनको आप राजा तो रह गए, लेकिन आप अब क्या हो गए हो? आप एक पेंशनधारी राजा हो। भारत के प्रथम पेंशनर मुगल शासक कौन बने थे? वो बने थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत पे राज करेगी। अब अंग्रेजों के पास क्या क्या हो गया दोस्तों? अंग्रेजों के पास हो गया भूभाग हो गया। क्या हो गया दोस्तों? भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गई, सरकार हो गई, संप्रभुता हो गई। तो अंग्रेजों के पास क्या क्या हो गया? भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गई, सरकार हो गई, संप्रभुता हो गई। ये सारी चीजें हो गई। तो अब इनको क्या चाहिए? इनको एक राज्य हो गया। अब इतनी सारी चीजें हो गई, ये सब चीज हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? इसको एक राज्य कहेंगे। अब राज्य को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और व्यवस्था बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नियम बनाने पड़ेंगे। नियम कौन बनाएगा? नियम बनाएगी ब्रिटिश संसद। कौन बनाएगी दोस्तों? ब्रिटिश संसद बनाएगी, जो कि राष्ट्र व्यवस्था हेतु कानूनों का निर्माण करेगी। और उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उनको इम्प्लीमेंट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन करेगा दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी उनको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा। अंग्रेजों ने सन 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध लड़ा, जिसको किसने लीड किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ने, और भारत की तरफ से संयुक्त सेना ने लड़ा था। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम पेंशनर कौन बने? मुगल शाह आलम द्वितीय बने। ठीक है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। इसके बाद भारत की संवैधानिक यात्रा प्रारंभ होती है। जब इतना सब कुछ हो जाता है, तो अब इसको चलाने के लिए नियम बनाने पड़ेंगे। नियम कौन बनाएगा? ब्रिटिश संसद बनाएगी, जिनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नए नए नियम बने और नए नए एक्ट आए, उनको अब हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ भारत की संवैधानिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको इतना सब कुछ समझ में आया। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं भारत की संवैधानिक यात्रा कैसे कैसे प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारत की संवैधानिक यात्रा 1773 से 1935 तक थी। ठीक है दोस्तों, इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और एक पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1773 से लेके 1853 तक। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन द्वारा सन 1857 से लेके 1947 तक। इन दो पार्टों में हम इनको पढ़ेंगे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1773 ईस्वी में, आप ये मत समझिए कि उनको एक कानून भी सन 1773 ईस्वी में भारत के लिए कानून भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी। ऐसा नहीं है। कानून कौन बताता था? कानून कौन बनाता था? कानून बनाते थे ब्रिटिश सांसद, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कौन करता था? सन 1853 से पहले उनको इम्प्लीमेंट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन सन 1857 के बाद जब भारत में क्रांति हो गई, तो उसके बाद कानून कौन बनाने लगा? ब्रिटिश संसद बनाने लगी। और उनको इम्प्लीमेंट कौन करने लगा? उनको इम्प्लीमेंट भी करने लगा ब्रिटिश संसद। ठीक है दोस्तों, तो आप ये
याद रखेंगे। अब हम इनको पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन कौन से कानूनों को इंप्लीमेंट किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा इंपॉर्टेंट है? रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आया था, यूं चला गया था, इसमें कोई मतलब ज्यादा वो नहीं हुआ। उसके बाद है पीट्स इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पीट्स इंडिया एक्ट सन 1784 में। ठीक है दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंप्लीमेंट किए सन 1786 का अधिनियम। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853। 4 चार्टर एक्ट आए थे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए थे। ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश क्राउन द्वारा कौन कौन से आए थे? एक आया था भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम या मॉडले मिंटो सुधार 1909 और भारत शासन अधिनियम या मोंटेग्यो चैम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो आपको इंपोर्टेंट क्या क्या नोट करना है? इंपोर्टेंट नोट करना है भारत परिषद अधिनियम मॉडले मिंटो सुधार 1909। ठीक है दोस्तों। और दूसरा याद रखना है ये भारत शासन अधिनियम मोंटेग्यो चैम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है दोस्तों। कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मॉडले लिखा है तो इसमें कितना है? 09 है, मतलब 9 है। 9 कितना है? 9 छोटा होता है 19 से, 9 19 से छोटा होता है ना, और मोंटेग्यो से छोटा होता है मॉडले। तो सन वो छोटा है, वो पहले आया, तो मॉडले क्या है? मॉडले छोटा है तो मॉडले पहले आया, मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम। मोंटेग्यो बड़ा है तो मोंटेग्यो कब आएगा? मोंटेग्यो बाद में आएगा सन 1919 में। ठीक है दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। इन अधिनियमों के आने के बाद बाकी कुछ और अधिनियम आए थे जो कि सन 1935 से बाद में आए थे। उनको जान लेते हैं कौन कौन से वो अधिनियम आए थे। तो दोस्तों सन 1935 के बाद कौन कौन से आए थे? एक अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। इसी के बाद भारत की स्वतंत्रता की क्या हो गई? स्वतंत्रता की नींव रखी गई। सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। क्या है दोस्तों? क्रिप्स मिशन आया। इन सब की आपको डेट याद रखनी है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, बेवल मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, शिमला समझौता कब हुआ, और ये सब आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बेवल मिशन योजना आई सन 1945 में। उसके बाद शिमला समझौता हुआ सन 1945 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में। उसके बाद क्या हुआ? माउंटबेटन योजना आई 3 जून सन 1947 को। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भारत आजाद हो गया। ठीक है दोस्तों। तो हमको क्या पढ़ना है? हमको ये सब पढ़ने हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जो एक्ट इंप्लीमेंट किए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ब्रिटेन क्राउन द्वारा जो नियम बनाए गए और ब्रिटेन क्राउन द्वारा ही उनको एडजस्ट किया गया इंडिया में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? जिससे भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी गई वो योजनाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी भारत के संवैधानिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो जो एक्ट लागू किए गए थे। ठीक है दोस्तों। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। कौन सा है दोस्तों? सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें ब्रिटेन का राजा कौन था ये आपसे पूछा जाएगा। इंपोर्टेंट है दोस्तों। ब्रिटेन का राजा कौन था? ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज तृतीय। कौन था दोस्तों? ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज तृतीय। सन 1760 से लेकर 1820 तक था। ठीक है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के इम्प्लीमेंट के समय में ब्रिटेन का राजा कौन था? तो ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज तृतीय। ठीक है दोस्तों। अब ये जो एक्ट आए हैं इनको किसने बनाया होगा? तो ब्रिटेन संसद ने बनाया होगा। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड नॉर्थ। इन दोनों के बारे में आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के इम्प्लीमेंट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड नॉर्थ थे, क्योंकि पहला एक्ट है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अब बंगाल का गवर्नर कौन था? इस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग। इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के कारण क्या थे? रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के कारण थे क्या थे? रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के कारण थे ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो अपना ही व्यापार अलग से चला रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 भारत में लाया गया। और क्यों लाया गया? भ्रष्टाचार बढ़ रहा था तो बहुत ज्यादा उनकी दैनिक स्थिति हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? एक बंगाल में द्वैत शासन लागू करना था, उसके लिए ये सन 1773 भारत में लाया गया। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आपको ये याद रखने कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन। कौन था?
माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचार्य। कौन थे? सी राज गोपालाचार्य। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। क्या है दोस्तों? बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, इसके द्वारा क्या हुआ? प्रावधान हुए थे, बंगाल का गवर्नर जो था उसको क्या कर दिया गया? उसको बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना दिया गया। क्या बना दिया? जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी थी उसको कब्जा सबसे ज्यादा अधिक अधिकार किसके पास हो गए? उसके सबसे ज्यादा अधिकार हो गए बंगाल के पास। किसके पास हो गए? सबसे ज्यादा बंगाल के गवर्नर के पास इसके अधिकार हो गए। तो ये इसलिए बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, 20 वर्ष हेतु एक अधिकार दे दिया गया। 20 वर्ष हेतु एक अधिकार मतलब क्या होता है कि 20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत में कोई और कंपनी व्यापार नहीं करेगी और किसी से भी व्यापार नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, तो 20 वर्ष हेतु एक अधिकार दे दिया गया। मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे किसी का भी व्यापार हो, ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्षों तक व्यापार करेगी। मतलब एकाधिकार भारत में एकाधिकार किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। ठीक है दोस्तों, 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनाई गई। और सबसे इंपोर्टेंट क्या है? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सन 1774 ईस्वी में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सन 1774 ईस्वी में हुई थी। आप ये याद रखेंगे। आप ये भी याद रखिएगा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है वो आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में वो नहीं है। ये क्या है? एक पहले कोर्ट होता था, लोकल कोर्ट, वो था ये कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कोर्ट था। ठीक है दोस्तों, आज का जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो तो भारत का शासन अधिनियम सन 1935 के द्वारा बनाया गया था। तो आप उसको हम आगे पढ़ेंगे, पर आप इतना याद रखिएगा, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सन 1774 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा। 1774 ईस्वी में जब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे एलिजा इम्पे। कौन बनाए गए थे? एलिजा इम्पे इनके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। और बाकी जो सहायक न्यायाधीश थे वो कौन थे? एक थे चैम्बर लिमिस्टर, एक थे हाइट। तो आप इनके बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि जब 1774 ईस्वी में कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। बाकी कौन थे? चैम्बर लिमिस्टर और हाइट। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? क्योंकि भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण हो गया इस एक्ट के द्वारा। दूसरा, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, तो सन 1773 ईस्वी द्वारा क्या क्या हो गया? भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण हो गया, क्योंकि पहला एक्ट था और भारत में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। दूसरा क्या है? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। इसके बारे में आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। जो मैंने बनाए इंपोर्टेंट फैक्ट आप अपनी नोटबुक में लिखते रहिए दोस्तों। इस एक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट सन 1781 में। इसको आप इंपोर्टेंट मत मानिए, क्योंकि ये आया था, पता नहीं क्यों आया था, और आया था यूं ही चला गया। तो इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना आप याद रखिएगा कि एक क्रम में था, तो मैंने आपको बता दिया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट सन 1781 में एक्ट आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 ईस्वी में आया था। कब आया था दोस्तों? सन 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और इस एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन थे दोस्तों विलियम पिट्स दी यंगर। विलियम पिट्स दी यंगर, इन्होंने इस एक्ट का निर्माण किया, तो इन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, और राजा कौन थे? राजा वही अभी भी जॉर्ज तृतीय थे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट को लाने के कारण क्या थे? पिट्स इंडिया एक्ट को लाने के कारण से सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसके कारण पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट को लाने के प्रावधान क्या क्या हुए दोस्तों? इस एक्ट को लाने के प्रावधान हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन की प्रारंभ हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट, कोलकाता को कंपनी की राजधानी बना दिया गया। और पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे कि किस एक्ट द्वारा पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो आप ये याद रखेंगे। अपने आज हमने क्या पढ़े? आज हमने 3 एक्ट पढ़े। क्या पढ़े? संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानी, कैसे कैसे, क्योंकि भारत के इनमें नियमों की जरूरत थी, क्योंकि एक्ट लाए गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। उसके बाद पढ़ा हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद क्या पढ़ा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। तीनों एक्टों के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दोस्तों
इन एक्टों से जो हमने पढ़ा है उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए जरा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? सन 1600 ईस्वी में। 1498 में किसकी थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1602 में किसकी हुई थी? बताइए जरा। 1602 में हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसको क्या कहते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 में स्थापना हुई थी। सो दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ? बताइए जरा दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ? वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। बताइए जरा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ सन 23 जून 1757 को। कब हुआ दोस्तों? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 24 अक्टूबर सन 1764 को क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। क्या हुआ दोस्तों? बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। 3 जून 1947 को क्या हुआ? 3 जून 1947 को क्या हुआ? माउंटबेटन योजना भारत में आई। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सबको याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए जरा दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए जरा, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था गवर्नर का जनरल। कौन था? गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन था दोस्तों? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। कौन था दोस्तों? भारत का प्रथम वायसराय। ये आप याद रखेंगे, वॉइस राय। ठीक है दोस्तों, और माउंटबेटन कौन थे? माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वायसराय। कौन थे दोस्तों? माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वायसराय। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपसे ये सारे क्वेश्चन बन पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां मिलेंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।